मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से इजराइल और ईरान आमने सामने आ चुके हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि इजराइल और ईरान के बीच जो कट्टर दुश्मनी है वो लगातार चलती रहती है। लेकिन ऑपरेशन लायन राइजिंग एक ऐसा धमाका होता है जो ईरान के अंदर रात में ही तारे जगमगा उठते हैं। और ईरान की स्ट्रेटजी कभी, जो इजराइल ने जो स्ट्रेटजी लागू किया था ईरान के ऊपर, उस स्ट्रेटजी को समझ नहीं पाते। सारे एयर डिफेंस सिस्टम और जो उनके डिफेंस सिस्टम और जो ड्रोन्स होते हैं वो भी काम नहीं आते। अब समझना ये होगा कि आखिर यार ये इजराइल ने ऐसा किया क्यों और कैसे किया और अभी क्यों किया। तो इस चीज को हम एक्सप्लेन करने वाला इस वीडियो के अंदर। अब देख सकते हैं कि ये जो है ईरान के सुप्रीम लीडर अली हुसैन खमैनी और ये जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, इन दोनों के बीच जुबानी जंग तो चलती रहती है और हथियारों की जंग भी आजकल चल रही है। अब पूरा मिडिल ईस्ट एक बार फिर से पूरा विश्व का एक सेंटर बन चुका है और सबकी निगाहें अब इजराइल और ईरान के ऊपर आ टिकी हुई है। होता ही हुआ है कि रात के लगभग 2 से 2:30 बज रहे थे 13 जून को, और तभी जो इजराइल है वो क्या करता है कि 200 लगभग फाइटर जेट होते हैं, जिसमें से कि मोस्टली F-35 फाइटर जेट होते हैं, और ये अटैक करता है किसके ऊपर, ईरान के ऊपर, और लगभग 100 से ज्यादा ठिकानों पे हमला होता है और लगभग 9 से 10 ठिकाने ऐसे होते हैं जो कि ईरान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था और उसको भी ईरान बचा नहीं पाता है। और कैसे, क्यों नहीं बचा पाया, इसको भी हम लोग आगे वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ा चीज ये है कि 200 जो इजरायली फाइटर जेट होते हैं वो आ जाते हैं ईरान की सीमा में, लेकिन जो उनके डिफेंस सिस्टम होते हैं वो काम नहीं करते। इसके पीछे का रीजन ये था कि जो IDF इजराइल डिफेंस फोर्स और मोसाद, ये पहले से ही प्री प्लानिंग था इन लोगों का, और ये प्री प्लानिंग बहुत सटीक बैठता है। इस प्लानिंग को सटीक बैठाने के लिए 3 स्टेप में ये प्लानिंग किया गया होता है। पहला स्टेप ये था कि मोसाद जो है वो तेहरान के पास एक भूमिगत ड्रोन बेस बनाया था, और ये एक ऐसा स्टेशन जो पहले से नहीं था, इसे बहुत सडनली बनाया गया और फिर इसे ऑपरेट करने के लिए बनाया गया। और फिर उसके बाद कामिकाज ड्रोन और अस्फजाबाद मिसाइल बेस की ओर बढ़ा और एक प्रोजेक्टाइल दागे जाने से पहले जो ईरान का मिसाइल साइट था वो पूरा उसको नष्ट कर देता। ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में क्या करता है कि IDF जो है वो मोसाद द्वारा जो भी निर्देशित हथियार प्रणाली का उपयोग, रडार और वायु रक्षा स्थलों के पास पहले से तैनात उपकरणों को सक्रिय कर दिया जाता है, और विस्फोट से रडार और मिसाइल जो सिस्टम होते हैं, जो प्रणाली होते हैं, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था वो तीसरा स्टेप था। अब हवाई क्षेत्र जो था वो पूरी तरीके से साफ हो गया। अब इसमें क्या करता है कि इजराइल जो है लड़ाकू विमान मैक्सिमम F-35 होते हैं, और इसके पीछे का रीजन ये है कि अमेरिका देखिए F-35 को बेचना भी चाहता, और इंपॉर्टेंट टास्क ये था कि अमेरिका एक इंपॉर्टेंट टास्क को लेकर चल रहा है। इजराइल के थ्रू ही अपने वेपन्स को भी वो सेल करना चाहता है, और उसी के बाद ड्रोन और ऑपरेटिव से प्राप्त वास्तविक समय के टेलीमेंट्री द्वारा निर्देशित उन्हें बंकरों और बस्टिक हथियारों को किले बंद परिसरों में लॉन्च किया जाता है, और उसके बाद ईरान के दूसरे हमले विकल्प को भी रद्द कर दिया जाता है। अब होता क्या चीज है कि जब सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी तो फिर क्या कर पाओगे, कुछ नहीं हो सकता है। और ईरान के ऊपर ये जो टारगेट किया गया बिल्कुल सटीक बैठा है। आपको मैं बताता हूं, आर्म फोर्स जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर जो तेहरान में था उसको निशाना बनाया गया, वह भी सटीक हुआ। उसके बाद अली समखानी प्रेसिडेंस शाहराना तेहरान, यह भी सटीक, इसको भी निशाना बनाया गया। नटान जो न्यूक्लियर साइट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइट था, उसको भी निशाना बनाया गया, यह भी पूरी तरीके से सटीक बैठा। फिर उसके बाद पश्चिम न्यूक्लियर फैसिलिटी जो थी उसको भी निशाना बनाया गया। मिलिट्री बेसेस तेहरान एंड प्रोविनेंस, इसको, उसके बाद कासिर अल सरीन एंड, ये सारी चीजें जो साइटें थी, ये पूरा जो इजराइल की तरफ से जो हमला हुआ पूरा सटीक बैठा था। और सबसे, लेकिन उसमें एक 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। देखिए, जो नटांज जो न्यूक्लियर साइट है और पश्चिम जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, ये ईरान के लिए सही नहीं है। इसको निशाने बनाने का मतलब कि ईरान जो अपने न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत करीब था वो बहुत दूर हो चुका है, और यही चाहता था इजराइल
और अपने जो उसका गोल था उसे भी अचीव कर लिया। अब इसके बाद क्या है कि अब इसके अंदर बहुत सारे कैजुअलिटी भी होती हैं। कैजुअलिटी का सेंस ये था कि ईरान के अंदर जैसे ये 3 स्टेप में मैंने प्लानिंग बताया, इस प्लानिंग में आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्स और मोसाद मिलकर के एक ऑपरेशन करते हैं और उसमें बहुत सारे जो कमांडर होते हैं और साइंटिस्ट होते हैं उन्हें भी मारा जाता है। देखिए, अब इसमें से सबसे बड़ी चीज है कि जो IRGS जनरल गुलाम अली रशीद, इनको टारगेट किया गया है। उसके बाद ईरान मिलिट्री चीफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बघेरी को टारगेट किया गया है। उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेहरानी जो कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। उसके बाद अब्बासी को जो कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, इनको टारगेट किया गया है। अब आप बताइए यार, मोसाद और IDF कितना आगे है? जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, जो आर्मी चीफ है, उसको टारगेट कर ले रहे हैं, तो फिर ईरान उसके आगे क्या है? तो मोसाद और IDF, इजराइल डिफेंस फोर्स, सोच सकते हैं कि तेहरान में जाकर के तेहरान के अंदर ही बेस बनाना और बेस बना करके पहले सारे जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है उनके पास ले जाकर के ड्रोन से हमला कर देना, फिर उसके बाद जो F-35 होता है उसको पूरा स्पेस देना कि आकर के भाई तुम बमबारी करो। उसके बाद भी नहीं मानते, साइंटिस्टों को मार देना और उसके बाद कमांडर को मार देना। तो उनकी जो प्लानिंग होती है बहुत तगड़ी प्लानिंग थी। और इसी के बाद नेतन्याहू साहब का ही बयान आता है। नेतन्याहू साहब कह रहे हैं भाई, मोमेंट्स एगो इजराइल लॉन्चेस ऑपरेशन राइजिंग लायन, टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन। इसको ये मिलिट्री ऑपरेशन बताते हैं। उनका कहना था कि भाई सिविलियंस को टारगेट नहीं किया जा रहा है, मिलिट्री को टारगेट किया जा रहा है। एंड थ्रेट इजराइल टू द सर्वाइवल, दिस ऑपरेशन विल कंटिन्यू फॉर सो द मेरी डेथ एंड टैग। और ये कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन बहुत दिन तक चलेगा, ये जब तक चलेगा जब तक कि ऐसा हमें फील होगा कि अब हम सुरक्षित हैं। और ये वार चलने वाला बहुत ज्यादा है। उसके बाद इन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें भैया, वी एलिमिनेटेड ईरान टॉप कमांडर, जो मैं अभी बता चुका हूं, एंड टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट। इन्होंने अपने ट्वीट में बताया और मैंने आपको बताया भी कि इन्होंने ये बिल्कुल सच्ची, बिल्कुल प्रूव किया हुआ ये न्यूज है कि इन्होंने न्यूक्लियर साइंटिस्ट और कमांडर्स को मारा है। उसके बाद ट्रंप जो है आते हैं और एक बयान करते हैं, जो कि ट्रूथ सोशल पोस्ट जो हो गया है, ये एक ट्रंप ने इसको प्रमोट करने की कोशिश किया। ये इन्हीं की एक तरीके से वेबसाइट है। जैसे आपका ट्विटर है, वैसे जो जब से एलन मस्क से इनका पंगा हुआ है तो इन्होंने उसे पहले से ओपन कर लिया था, इनको बैन कर दिया गया था, तो फिर इन्होंने अपना ओपन किया था। खैर इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। 2 मंथ एगो आई गेव ईरान ए 60 डे अल्टीमेटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। इनका कहना है कि मैं 60 दिन पहले ही ईरान को अल्टीमेटम दे दिया था कि भाई जो हमारी न्यूक्लियर डील की बात होने वाली है इस पे बात कर लो, तो तुमने माना नहीं। और ये जो 61 डे था जब इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, तो ये 61वां दिन था। तो आप सोचिए कि इजराइल और अमेरिका के बीच कितनी गहरी दोस्ती है। एक अल्टीमेटम देता है, दूसरा उसको टारगेट करता है। अल्टीमेटम प्लस टारगेट इक्वल टू ऑपरेशन लायन राइजिंग। उसके बाद देखिए मिडिल ईस्ट आइज, इनका भी कहना है कि भाई देखो, ट्रंप जो थे इन्होंने कहा था कि 60 दिन का मैं अल्टीमेटम दे रहा हूं, फिर अल्टीमेटम नहीं माने, तो ये सारी चीजें थी। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये था कि आखिर हम लोग इस चीज समझने की कोशिश करते हैं कि इजराइल अभी क्यों हमला किया। पहले भी कर सकता था, कुछ दिन बाद भी कर सकता था। देखिए हुआ क्या है, चूंकि जो इजराइल को पता चल गया है कि ईरान के जो प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी का सेंस ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप हो और हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे ना, हमारे कहने पे क्या करेंगे, तो पटाखा किसी को मार देंगे। तो वैसे ईरान के बहुत सारे प्रॉक्सी हैं जो कि इजराइल से झगड़ा करते हैं। मतलब ईरान के लिए या उनका जो एजेंडा होता है उसके लिए इजराइल से झगड़ा करते हैं। मतलब एक बार ईरान इशारा करता है तो वो फिर अपना लड़ना। कौन कौन से भाई, देखो हिजबुल्लाह जो है तो कि लेबनान में है, उसके बाद आप देख रहे हैं गाजा में क्या है, हमास है। सीरिया के अंदर भी जो है हिजबुल्लाह और कतैब जो बोलते हैं इसको, एंड यमन के अंदर हुती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चूंकि हिजबुल्लाह है इनका प्रॉक्सी। अब हुआ क्या है कि इजराइल इन सब की कमर तोड़ चुका है और सबको बैकफुट पे ला दिया है, और इसी चीज का इजराइल इंतजार कर रहा था। और इसी चीज को देखते हुए इसने हमला किस पे कर दिया, ईरान के ऊपर कर दिया। क्योंकि अभी अगर ये उससे पहले करता तो ये कम से कम लगभग 3 से 4 फ्रंट बन जाते। 3 से 4 फ्रंट का मतलब कि ईरान भी होता,
हिजबुल्लाह भी होता, हमास भी होता, ये सारे अटैक करते इजराइल के ऊपर, तो सरवाइव करने में मुश्किल होता। तो पहले इसने क्या किया कि हिजबुल्लाह को, उसके बाद हमास को खत्म किया, उसके बाद अटैक किया। तो प्लानिंग इन लोगों की बहुत सटीक थी और बहुत हद तक ये लोग कामयाब हुए। मैक्सिमम मतलब 99% तक इन्होंने, ये लोग कामयाब भी हो चुके हैं। देखिए अब कुछ चीजें ये थी भाई आखिर क्यों हुआ, वाई, क्यों, मतलब इजराइल ने क्यों किया। तो इजराइल ने अपना एक डॉक्यूमेंट पेश किया है और वो बताया कि भाई हमने क्यों किया। इजराइल लॉन्च मिलिट्री ऑपरेशन एलिमिनेटेड द इरानियन न्यूक्लियर थ्रेट, एसेंशियल थ्रेट इन रिसेंट ईयर, द रेडिकल इरानियन रिज्यूम दैट हैड बीन द ड्यूटी। इनका कहने का देखिए भाई, अगर मैं इसका समरी निकालूं ना तो एक ही चीज है कि अगर हमें न्यूक्लियर थ्रेट है और हमारे देश के ऊपर अगर, क्योंकि उनको पता है, देखिए अगर ईरान न्यूक्लियर बम बनाता है तो अपने प्रॉक्सी को देगा, हिजबुल्लाह को देगा, हमास को देगा, हुती को, वो देना ही देना है। और जिस दिन वो न्यूक्लियर बम उनके हाथ में आया उस दिन क्या होगा, इजराइल होगा वो इस विश्व में सरवाइव नहीं कर पाएगा, खत्म हो जाएगा जो है। तो ये सारा रीजन इन्होंने दे दिया है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अभी क्यों ईरान इज ओनली मोमेंट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियर वेपन। सबसे बड़ी चीज ये है कि आखिर अभी इजराइल ने क्यों किया, इसके पीछे का रीजन ये है कि ईरान बहुत, मतलब एक होता है ना छोटा सा ही कदम चुक अभी रह गया है, बहुत करीब आ चुका है किसके, न्यूक्लियर वेपन के, इसलिए हमने टारगेट किया। The threat posted by the Iran is imminent and Israel has no choice but to know it is before it is too late। देखिए मैं बता दिया सारी चीजें जो है वो न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर के है और इसी के लिए इन्होंने उस पे किया। अच्छा थोड़ा सा इस चीज को हम समझते हैं कि देखिए ये बिल्कुल सच्चाई भी है कि ईरान बहुत जो है वो 16% जो है इनरिच यूरेनियम जो कि यूज होता है किसमें, न्यूक्लियर बम बनाने में, बहुत करीब आ चुका है। और जिस तरीके से ईरान के ऊपर इजराइल ने हमला किया है उसमें जो न्यूक्लियर साइट है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। न्यूक्लियर साइट्स को ही मेनली टारगेट किया गया है। देखिए ये जो है ना परचीन और नटांज, ये पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए। लगभग इनका 80 से 19% जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। तो इसलिए अब ईरान जो है कम से कम 4-5 साल बहुत ज्यादा पीछे चला गया। अगर रसिया और चाइना अगर साथ दे देते हैं तभी पॉसिबल हो सकता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम बना पाए, अन्यथा अमेरिका और इजराइल के रहते रहे ईरान कभी भी ये चीजें हासिल नहीं कर पाएगा। अब हुआ क्या कि जैसे ही इसने लॉन्च किया अपना ऑपरेशन लायन राइजिंग, तो भाई कुछ ना कुछ तो ईरान करेगा, तो इसने भी किया। लगभग अभी तो 100 से ज्यादा जो है 100 से ज्यादा ड्रोन जो है इन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन जो आयरन डोम है वो 90% से भी ज्यादा इंटरसेप्ट कर लिया गया, इसको इंटरसेप्ट कर लिया और कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन अभी लेटेस्ट कुछ न्यूज ऐसी आ रही है कि जो इजराइल है, इजराइल ऑपरेशन राइजिंग लायन 2 लॉन्च कर रहा है और उधर से ईरान जो है ऑपरेशन प्रॉमिस ट्रूस जो था, जो कि उसको 3 पॉइंट वो लॉन्च कर रहा है। उसमें बहुत सारे मिसाइल वसाइल अटैक कर रहा है तेल अवीव के ऊपर और इजराइल के अलग अलग हिस्सों में। तो ये बहुत एक तरीके से देखा जा सकता है कि लेटेस्ट और बहुत मतलब एक तरीके से दुनिया के लिए खतरा भी है। भारत का भी इसका इम्पैक्ट आने वाला है। और जिस तरीके से भारत का भी, चूंकि भारत की देखिए क्या है कि ईरान से भी उतना ही अच्छा संबंध है और उतना ही अच्छा संबंध इजराइल से भी है, तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी आएगा, क्योंकि स्टांस तो लेना ही पड़ता है। लेकिन ये आगे हम लोग जैसे कुछ और अपडेट आता है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।